जी नाज़रीन, दिस इज़ श्रद्धा अहमद। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें रिस्क फैक्टर भी है। तो आपने क्या करना है, हमारे पास बहुत डेडिकेटेड टीम मौजूद है जिनसे आप एडवाइस भी ले सकते हैं, और प्लस हमारे पास ब्रोकरेज टीम भी है, चेस सिक्योरिटीज़। तो अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो चेस सिक्योरिटीज़ में अपना अकाउंट ओपन करवाएं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे क्लिक करें और आज ही अपना अकाउंट ओपन करें। तो आप जो है वो अपने रिस्क फैक्टर को इस तरीके से मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि आपको सारी फैसिलिटीज एक ही जगह पे मिल रही हैं। तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, जाइए और फौरन से अपना अकाउंट लॉक करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, हमेशा से हम एक बात सुनते हुए आ रहे हैं, और वो ये कि जो है पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये बात सुनने की हमारे यहाँ ख्वाब ही यह है कि हम ये सुने कभी इस बात के ऊपर हम कहें कि अब पाकिस्तान एक बेहतर दौर के अंदर दाखिल हो चुका है। क्या वजूहात है, क्यों ऐसा होता है, चाहे वह कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट का टाइम हो या फिर वो जो है हमारे जो है जमहूरियत का टाइम हो। हम हमेशा यही सुन रहे होते हैं कि पाकिस्तान हमेशा एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो इस दौर से निकलने के लिए क्या इकदाम हमें करने चाहिए, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। और इस हवाले से बात करने के लिए नाजरीन, आज हमारे सेशन में जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से बता दूं कि वो हेड ऑफ रिसर्च हैं, एक जो है एक निजी अखबार यानी कि बिजनेस रिकॉर्डर के वो हेड ऑफ रिसर्चर हैं। और जो है इकोनॉमी के ऊपर उनकी काफ़ी गहरी नज़र होती है, तो उनसे हम बात करेंगे। आज हमने उनको अपने सेशन में जो है दावत दी है, तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अली खिजर साहब को अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नादिया? थैंक यू फॉर हैविंग मी इन ऑन योर शो। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे सेशन के लिए जो है वक्त निकाला। और सर, इसके साथ ही मैं ये आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके ही आर्टिकल से मैं बात शुरू करना चाहूँगी कि आपने के एक आर्टिकल में आपने जो है ये बात कही थी कि वजारत ख़जाना को जो है इस वक्त जो है अपने मामलात को जो है बेहतर करने के लिए कुछ इकदाम करने चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो एक जो बेसिक जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हम कंसिस्टेंसी यानी कि एक मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं होता है, जिसकी वजह से जो मुश्किलात हैं, जो मामलात हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं। जो भी नई हुकूमत आती है वो अपनी चीज़ें लेकर आती है, वो अपने डिसीशंस होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है। जो मसाइल होते हैं वो वहीं पे खड़े रहते हैं। आपने भी इस पॉइंट को रेस किया है। तो आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे इकदाम होने चाहिए जो कि करने चाहिए जिसकी वजह से जो है जो टारगेट है वो अचीव हो सके। जी थैंक यू नादिया। अब आपने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो है ना फोकस बड़ा जरूरी है होने का। और आपने देखा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री दुनिया की हर चीज करना चाह रही होती है, टाइम्स और हुकूमत हर चीज करना चाह रही होती है। पाकिस्तान के अगर हम मसले देखें तो बेशुमार मसले हैं इकोनॉमी के अंदर, और आप हर जगह को पकड़ के कर सकते हैं, बट जब आप हर चीज को ठीक करने जाते हैं तो कुछ भी ठीक नहीं हो पाता। आपको फोकस होना चाहिए, फोकस किस तरफ होना चाहिए? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का फोकस जो है ना बड़ा नैरो होना बता चाहिए। कुछ चीजों पे काम करना चाहिए, उसको ज्यादा उसको लेके चलना चाहिए। इस वक्त अगर आप देखें तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके पास दो बेसिक जो टारगेट्स हैं जिसको उसको लेके चलना चाह रहे हैं। कुछ क्योंकि कुछ मिनिस्ट्रीज भी आगे पीछे हुई हुई हैं। तो एक तो यह है कि उनको रेवेन्यूज को बढ़ाना है, और दूसरा यह है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के डिफरेंट रेवेन्यूज ढूंढनी है। तो मेरे ख्याल में अगर वो रेवेन्यूज बढ़ाने पे एक फोकस अपना मेन रखें कि जी अपने टैक्स रेवेन्यूज को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, और उसको 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 उसके लिए जो है हम कहाँ पे जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उसको किस तरह एक्सपैंड कर सकते हैं, और किस तरह वो बर्डन जो है कि आपका जो लोग टैक्स नहीं देते हैं, जो देते हैं और बहुत ज्यादा देते हैं, उन पे काम किया जा सके। जैसे कि अगर हम ये देखें तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो सुपर टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं, बहुत हाई टैक्स कर रहे हैं, 40-50% के अराउंड उनका टैक्स होता है इस वक्त इफेक्टिव। अगर आप सैलरी लोग देखें तो वो तो 30% प्लस टैक्स दे रहे होते हैं, जो मतलब जरा सी मुनासिब किसी की सैलरी हो तो। और वो बहुत ज्यादा उन पे बर्डन हो रहा है। जबकि अगर आप देखें तो वही अब डॉक्टर है, लॉयर है और तरह के कंसल्टेंट हैं, वो वो टैक्स नहीं देते हैं। वो जो उनका ड्यू टैक्स है वो नहीं देते हैं। वो जो अपनी सर्विसेज पे इनकम लेते हैं उसमें टैक्स नहीं देते। इस तरह आप रिटेल ट्रेड आप पूरा सेगमेंट देखें तो उसके अंदर जो बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे होते हैं वो कमर्शियल लेवल पे और स्मॉल कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर बहुत सारे बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो अपना ड्यू शेयर ऑफ द टैक्स नहीं देते हैं।
तो अब एग्रीकल्चर के अंदर देखिए बड़े बड़े लैंडलॉर्ड एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर वो उस पर टैक्स नहीं देते हैं। तो बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे हमें टैक्स जो है वो कलेक्शन जो है बहुत कम है या ना होने के बराबर है। और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा है और उनसे दबा के लिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर एक बैलेंस लाने की जरूरत है और उसको ब्रॉडन करने की जरूरत है। और फाइनेंस मिनिस्टर का फोकस यकीनन इस तरफ होना चाहिए और किस तरह से टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा सके उसके, और टैक्स ब्रैकेट को एक्सपैंड किया जा सके और उसमें डिजिटाइजेशन करनी है और आपने जो भी टूल्स यूज करने हैं वो करें और अपनी पूरी एफर्ट्स उसकी तरफ लेके जाएं। सही। बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ें तो बड़ी इम्पोर्टेंट है और जो है ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सर, आईएमएफ की मैं बात करूं, आईएमएफ का जो हमारा एक एग्रीमेंट उसके साथ चल रहा है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट चल रहा है, और अभी जो बात हुई है जो कि अभी एक्सटेंडेड फंड के ऊपर बात हुई है, जो कि $6 to 7 billion है, जो कि जून में जाके होगा। तो दोनों जो एग्रीमेंट हुए हैं इनमें जो है आईएमएफ की क्या शराइत है, थोड़ा सा इस हवाले से आप बताएं। देखिए इस वक्त जो स्टैंड बाय फैसिलिटी चल रही है ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट की गई है पाकिस्तान में कि पिछला जो प्रोग्राम था जो ईएफएफ था जो जो कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी तो उसने वो 1 साल के लिए एक्सटेंड करवा दिया था। तो वो जाके खत्म हो रहा था पिछले साल जून के अंदर और समथिंग लाइक दैट। और उस वक्त जब वो खत्म हो रहा था और अगले इलेक्शन के अभी टाइमिंग्स आपके नजर नहीं आ रहे थे कि भी फौरी तौर पे इलेक्शन हो, इलेक्शन चूंकि आपको पता था लेट हो रहे हैं। तो इन और जब तक इलेक्शन नहीं होते नई गवर्नमेंट नहीं आती तो नया प्रोग्राम जो है वो नहीं हो सकता था क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ आईएमएफ नहीं डील करता। तो उन्होंने कहा कि जी हम इसी जो जाती गवर्नमेंट के साथ उन्होंने एक स्टैंड बाय फैसिलिटी कर दी जी 9 महीने की कि जी आप हुकूमत जा रही है, आप चाहेंगे अगली हुकूमत आएगी, अगली जो केयर टेकर आएगी वो उससे गुजर के और बाय द टाइम जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आए तो हम नए आर्मी प्रोग्राम के लिए तैयार हों। तो उन्होंने जनाब जुलाई से मार्च तक की एक 9 महीने की स्टैंड बाय फैसिलिटी कर दी जिसके 2 रिव्यूज थे। और रिव्यूज भी आसान थे, को बहुत ज्यादा फ्रंट लोडिंग नहीं थी, बहुत ज्यादा उसके सख्त टारगेट्स नहीं थे। बस वही था कि जो हालात पीछे चल रहे थे उसको मेक श्योर करें कि कंटिन्यू करें और उसको आईएमएफ के जो ट्रैक से आप साइड पे ना हटें। और वो जब आप करके आप मार्च में जाके आपका प्रोग्राम जो है खत्म हो रहा है, अब आपने देखा कि वो इवन आखिरी रिव्यू जो है वो नई हुकूमत ने ही किया, पुरानी हुकूमत नहीं कर पाई। और यही आईएमएफ का भी प्लान था, अब आखिरी रिव्यू उन्होंने कर लिया है, इसकी ट्रांच जब मिल जाएगी साथ ही ये प्रोग्राम खत्म जब खत्म हो जाएगा। अब आपने अगला प्रोग्राम जो 3 साल का कम से कम होगा उसके ऊपर आपने काम करना है, जो एक्सटेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी होगी, ईएफएफ जिसे कहते हैं। वो एक फुल फ्लैश प्रोग्राम होगा। उसके अंदर आपका जो कोटा है उसके हिसाब से इस वक्त $6 से 8 बिलियन के करीब आपको वो पैसे मिलेंगे। आपका कम से कम 3 साल का वो प्रोग्राम होगा, उसके अंदर वो नई तरह की कंडीशंस होगी, नई तरह के टारगेट्स होंगे जो अगले मीडियम टर्म फ्रेमवर्क को लेके चलेंगे। तो ये अब जाके हम एक प्रोग्राम निगोशिएट करने जा रहे हैं जिसके ऊपर जो निगोशिएशन की बात जिसके ऊपर बातें अब शुरू हो जाएंगी। अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग मीटिंग हो रही है दो दो एक हफ्ते में, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब जा रहे हैं और वो वहाँ पे फॉर्मली जो है इनिशिएट करेंगे बात नए प्रोग्राम की। और उम्मीद है वो कि जून जुलाई तक के वो प्रोग्राम फाइनलाइज होके नया प्रोग्राम इन प्लेस हो जाएगा 3 नए साल के लिए। और इस साल का जो बजट भी आप बनेगा वो उसी प्रोग्राम के फ्रेमवर्क पे होगा क्योंकि आपकी बजट फ्रेमवर्क के ऊपर बातें शुरू हो जाएंगी। तो ये है एक चीज ही, तो एक एसबीए था जो एक शॉर्ट टर्म फैसिलिटी थी, वो इसलिए दी गई थी कि जी फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू दी अदर गवर्नमेंट ट्रांजिट हो रहा है। इस ट्रांजिशन टाइम में जब केयर टेकर है तो हम आईएमएफ के अंदर ही रहें क्योंकि आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन इतनी खराब है कि आईएमएफ से बाहर जाते हैं तो फौरन एक डिफॉल्ट का रिस्क आ जाता है, और साथ ही है कि नई हुकूमत आके नया प्रोग्राम करे जिसको अब निगोशिएट करने जाए। सही। अच्छा सर, जैसे अभी पीएमएन नून की हमारी जो ये हुकूमत इस वक्त चल रही है, तो अगर हम देखते हैं कि इनकी तो एक तरीके का एक लेगेसी कह लें या फिर एक ट्रेडिशनल इनका एक वो कह लें कि हमेशा जब भी इनकी हुकूमत आती है जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो हमेशा इसहाक डार साहब ही होते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है शहबाज शरीफ ने जो है थोड़ा सा चेंज किया है और जो है वो मोहम्मद औरंगजेब साहब को जो है इस वक्त
फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे जो है वो लेकर आए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं, और क्या आपको ऐसे लगता है कि इसके पीछे इनके क्या मतलब हो सकता है कि क्या कुछ बेहतरी है, या फिर वो समझते हैं कि अब जो मामलात होंगे वो ये ज्यादा बेहतर तौर पे डील कर सकते हैं? तो आप क्या देखते हैं इसमें? जी, और ही एक अच्छी चॉइस है जो आखिर में जो आए हैं, मेरे मुझे उनसे अच्छी उम्मीद है कि वो एक नया चेहरा है। और वो एक नई सोच के साथ आए हैं। वो कॉर्पोरेट सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम करते रहे हैं, उन्हें मुल्क के इश्यूज का, ग्राउंड रियलिटीज का पता है। और उनकी एक्सटर्नल फाइनेंस जो हमारे जो लेंडिंग पार्टनर्स होते हैं और इन्वेस्टर पोटेंशियल पार्टनर्स होते हैं, उनको उनके अंदर अच्छी रेपुटेशन रखते हैं। तो ये एक अच्छी खुशाइंद बात है और मैं उनके आने को वेलकम करता हूँ। अब आपका जो सवाल था कि जी ये क्या वजह हुई कि सागडा नहीं है और ये नहीं आए, देखिए जी, पिछली जो गवर्नमेंट थी पीडीएम की, तो उसके अंदर आपको याद होगा कि पहले मिफ्ता इस्माइल कुछ एक माह के 5 एक माह के करीब फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, उनको रिप्लेस किया था जनाब डार साहब ने। और डार साहब जो हैं वो आए थे तो बहुत ज्यादा उम्मीदें लेके आए थे। लोगों को 2013 से 2016, 2013 2016, जिसको डार साहब अपनी जुबान में कहते हैं, 2013 2016 का जमाना याद आ रहा था। और डार साहब जो है उस जमाने के अंदर फ्रोजन थे, फॉसिलाइज थे। यानी कि वो 2013 2016 के जमाने में स्टक थे। और वो 2023 में जब आए हैं तो उन्होंने ये सोचा, या 22 में आए थे तो उन्होंने ये सोचा कि भाई ये अपनी वही सब चल रहा है, और उनने उस तरह चीज जलाने की कोशिश की। मेरे ख्याल में ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और 2023 16 में के अंदर भी उनकी जो पॉलिसी है उस पर हम क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि जी उस वक्त उन्होंने जो है वो करेंसी को बड़ा सख्त अप्रिशिएट करके रखा। आज जिस वक्त के करंट अकाउंट स्लिप होने के चांसेस थे, इंटरेस्ट रेट को नीचे रखा। और उसकी वजह से जब करंट अकाउंट स्लिप हुआ तो आपका ऐसा स्लिप हुआ कि आप ऐसे बुरे क्राइसिस में आए कि जो आईएमएफ के प्रोग्राम से जो हमें फायदे हुए थे वो सारे थे फायदे वॉश आउट हो गए। और वो क्राइसिस ऐसा शुरू हुआ कि वो क्राइसिस आज तक चल रहा है। तो उनकी, लेकिन उसी पॉलिसी की वजह से कुछ लोग उनको पसंद भी कर रहे थे। लेकिन ये है कि उनकी पॉलिसीज 2022 23 में भी मेरे हिसाब से वही थी जो उनकी पॉलिसीज 2023 16 में थी। और अगर उनको क्रिटिसाइज किसी चीज पे करना चाहिए था तो उसी पे करना चाहिए था। प्रॉब्लम ये था कि जो एक्सपेक्टेशन लोगों की उनसे थी वो उस पे नहीं उतरे। प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने जो दुनिया की हालात बदल गए थे, जो पाकिस्तान के हालात बदल गए थे, उसके मुताबिक उन्होंने एडजस्ट नहीं किए। प्रॉब्लम ये था कि उनके ख्याल में ये चीज थी कि जी मैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ले आऊंगा, मैं कॉन्फिडेंस ले आऊंगा, मैं करेंसी को बेहतर कर दूंगा, मैं डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस बेहतर करूंगा, तो उसे हमें आईएमएफ के साथ निगोशिएट करने में आसानी होगी। और आईएमएफ को हम उस तरह निगोशिएट कर पाएंगे, उस तरह से उनके साथ काम कर पाएंगे जैसे 2013 16 में किए थे। 2013 16 में आपके हालात फर्क थे। उस वक्त सऊदी अरब ने आपको 2014 में $1.5 अरब दिया था और पूछा भी नहीं था भाई इसका क्या करना है। वो पैसा आपको दिया, आपने रुपये कन्वर्ट किया और उसको इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, तोहफा दिया था। आज वो सऊदी अरब आपको जो पैसे देता है, जो डिपॉजिट बिलियन बिलियन डॉलर करके आपको डिपॉजिट दे रहा होता है, तो वो डिपॉजिट एक तो उसका रेट भी होता है, उसके और उसके कंडीशन भी होती है कि उसको यहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसको सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसका रुपया नहीं बन सकता। और दूसरा वो ये देखता है कि आईएमएफ का होना बड़ा जरूरी है इस चीज के लिए। उस वक्त ये बातें नहीं होती थी, उस वक्त एक बड़ी फर्क लाते। फिर उस वक्त आईएमएफ ने उस प्रोग्राम में 16 18 वेवर दिए थे। अमेरिका के पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर थे और वो अमेरिका की हुकूमत से खुश थी। आज वो हालात नहीं है, अमेरिका पाकिस्तान के वो ताल्लुकात नहीं है, पाकिस्तान की ग्लोबल वो सिचुएशन नहीं है जो उस वक्त थी। और जो है सऊदी अरब भी यही कहता है कि पहले आईएमएफ का प्रोग्राम में जाओ फिर ये करेंगे। तो वो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो, उसका उस वक्त कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो रहता है जब तक आईएमएफ नहीं होता। तो ये सागडा साहब की गलती थी, जिस गलती की वजह से वो फंस गए थे और अब वो चाह रहे हैं कि वो मतलब वो उसको निकल नहीं पाए। तो इसमें उन्होंने गलतियां की, बहुत ज्यादा उन पर क्रिटिसिज्म आया। और उस क्रिटिसिज्म को आप देखें तो मीडिया ने बहुत क्रिटिसाइज किया, आपकी प्राइवेट सेक्टर ने बड़ा क्रिटिसाइज किया, बिजनेस कम्युनिटी ने किया, पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तान के इन्वेस्टर उन्होंने क्रिटिसाइज किया, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक उनको पसंद नहीं करते थे। तो इस तरह सारे जब क्रिटिसिज्म के बाद आपका उनको लाना एक मुश्किल हो जाना था। और उनको लेके आते तो एक बैड प्रेस मिली थी और बहुत सख्त रेजिस्टेंस थी। जब ये हुकूमत बनने जा रही थी
तो उस वक्त आपकी कराची कम्युनिटी के बेन बिजनेसमैन आके उन्होंने पिंडी वालों के सामने बोल दिया कि मतलब हम वो उन्होंने कि भाई हम इसको नहीं आने देंगे, और पिंडी भी बड़ा कन्विंस हो गया था कि नहीं आने देंगे। लेकिन दूसरी बात है कि जो औरंगजेब साहब हैं वो पिंडी के आदमी नहीं है, वो शहबाज शरीफ के आदमी है। और उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। वो जस्टिस रमदे के दामाद भी हैं और भतीजे भी हैं। उनके कजन जो है, जो उनके और तरह से भी रिश्तेदार है, बहनोई साले का रिश्ता भी है आपस में इनका। वो भी मुस्तफा रमदे साहब हैं जो बड़े पीएमएलएन के अंदर हैं, और 3 जनरेशन से ये पीएमएलएन की फैमिली से इनका ताल्लुक है। और हाउस ऑफ शरीफ जो है वो ऐसे बंदे को लेके आता है जिसपे उसका कॉन्फिडेंस हो, और हाउस ऑफ शरीफ का इन पे कॉन्फिडेंस है। दूसरा ये है कि पिंडी इनको पसंद इसलिए करता है क्योंकि वो टेक्नोक्रेट हैं। उनका बड़ा एक अच्छा बैंकिंग करियर है। वो 1998 में पाकिस्तान में एबीएन एमरो होता था, जब वो 34 साल के थे तो उसके कंट्री हेड बन गए। और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और उसके बाद से वो पाकिस्तान से बाहर गए, एबीएन एमरो और आरबीएस के अंदर बहुत सीनियर पोजीशन में काम किया इन्होंने। और उसके बाद जो है जेपी मॉर्गन के अंदर बड़ी सीनियर पोजीशन पे काम किया, और अब वापस आके फिर पिछले कुछ 4-5 साल से वो 2018 से गालिबन वो एचपीएल के अंदर जो है प्रेसिडेंट थे, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है। तो वो एक बड़ा अच्छा करियर लेके आ रहे थे, एक टेक्नोक्रेट थे। शहबाज शरीफ साहब उन्हें पसंद करते थे, और शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे इसहाक डार आए। तो ये चूंकि जितनी ये मीडिया की, बिजनेस कम्युनिटी की और बाकी लोगों की और पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टीज की जो मुखालफत थी इसहाक डार साहब के, उसको शहबाज शरीफ ने बखूबी यूज किया। उन्होंने नवाज शरीफ से भी नॉट लेके इनको औरंगजेब को बना दिया। लेकिन आपने ये देखा होगा इसहाक डार साहब चुप नहीं हुए, वो उसके बाद भी कोशिश करते रहे। और अभी भी उन्होंने प्राइवेटाइजेशन और तरह की चीजों में उनका हिस्सा चल रहा है, और वो लगता है कि वो आगे जाके औरंगजेब साहब को टफ टाइम देंगे, जैसे उन्होंने मिफ्ता इस्माइल को 2022 में टफ टाइम दिया था। बट मिफ्ता इस्माइल जो मेंटली शायद इतने स्ट्रांग नहीं थे, और उनकी उस उन 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 उनको उस वक्त अंदाजा नहीं था कि इसहाक डार की स्ट्रेंथ क्या है। और उस वक्त तक इसहाक डार की जो लेगेसी थी वो 2013 2016 की, बहुत सारे पीएमएलएन के लोगों में और इस्टेब्लिशमेंट के लोगों में वो एक डूअर थे। तो आज जो है, एक तो आपके औरंगजेब एक मेंटली स्ट्रांग आदमी है, उन्हें हिस्ट्री पता है कि मिफ्ता इस्माइल के साथ क्या हुआ था। और फिर सब लोगों ने उनकी जो डार साहब की परफॉर्मेंस 2013 2016 की, वो 2022 23 के अंदर वो परफॉर्मेंस धुल के आ गई है। तो मेरे ख्याल में इसाक डार साहब के लिए इतना आसान नहीं होगा इस वक्त औरंगजेब को अंडरमाइन करना जैसे वो मिफ्ता को कर पाए थे। बहरहाल वो कोशिश करेंगे। और मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है कि एक नया चेहरा लाया गया है जो नई तरीके से इन चीजों को सोचेगा, और नई तरीके से वो रेवेन्यूज की एक्सपेंशन के लिए और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की डाइवर्सिफिकेशन के लिए काम करे। सही। अच्छा सर, ये बात तो आपने बड़ी डिटेल बताई, और आगे देखते हैं कि जो है इनकी कंटिन्यूटी कितनी रहती है। सर, आईएमएफ के हवाले से अगर मैं बात करूं, जैसे अगर हम डॉलर की तरफ आते हैं, तो इस वक्त इंटर बैंक में जो डॉलर का रेट चल रहा है वो 280 डॉलर है। लेकिन आईएमएफ के हवाले से अगर हम देखें तो डॉलर इस वक्त जो है 331 की तरफ जो है उसने इंडिकेशन दिया है। और अगर वो जो है जितनी भी है इंपोर्ट्स खोल दिए जाएं तो जो है डॉलर कहीं ना कहीं 350 तक जो है वो जा सकता है। ये भी एक जो है बात है। सर, इस वक्त पाकिस्तान जो है इस वक्त बहुत क्रूशल टाइम से गुजर रहा है। इस वक्त जो 2024 में जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, अगर हम ये बात हम मानने को वैसे तैयार नहीं है, क्योंकि एक तरीके से पाकिस्तान डिफॉल्ट में जा चुका है। लेकिन हम ये बात मानने को तैयार नहीं है, हमें लग रहा है कि नहीं, अभी अभी डिफॉल्ट में नहीं गया है। क्योंकि कर्जे लेकर हम कर्जा उतार रहे हैं, ये स्कीम हमारी अभी चल रही है। और डॉलर की इनकम कोई नहीं है, अगर देखा जाए। अगर हम इनकम इसको तो नहीं कहते कि घर का सामान लेके हमने बेचना शुरू कर दिया है, यानी अपनी ज़रूरियात की चीज़ें, जो अगर हम फूड आइटम की बात करें, राइस की बात करें, वो हमने एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी है। ये तो वही वाली बात है कि हमने अपनी ज़रूरियात की चीज़ों को लेके बेचना शुरू कर दिया है, तो उससे जो है इनकम तो जनरेट नहीं होगी। लेकिन मुल्क में महंगाई उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन रेट
रेट जो है वो बढ़ रहा है, हमें कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक तरीके से अगर देखा जाए तो मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा चुका है। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि इस वक्त डॉलर की आगे क्या कंडीशन रहेगी? 350 या 331 जो कि आईएमएफ का है कि यहाँ तक जाएगी, तो इसमें आप इन सारे सिनेरियो में आप क्या देखते हैं? नादिया, मेरे ख्याल में आप जो बात कह रही हैं, या तो आप थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हैं या आपके पास इंफॉर्मेशन गलत है। आपने दो बातें की हैं। आपने एक बात की है कि जी आईएमएफ कह रहा है कि जो अगर इंपोर्ट खोलेंगे तो डॉलर 330 और 350 की तरफ चला जाएगा। दूसरी बात आपने की है कि जी हम अपनी मुल्क की चीजें बेच रहे हैं और राइस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे जो है जो कल बात और इन्फ्लेशन आ रहा है। मैं दोनों बातों को आप जरा आपकी जरा पर्सपेक्टिव में ला के बात करता हूँ। पहली बात जो आपने की करेंसी के ऊपर, तो आईएमएफ कभी भी ऐसा नहीं कहता कि कई करेंसी का लेवल देता है। आईएमएफ यकीनन ये कह रहा है कि आपकी इंपोर्ट को आपने खोलना है और आपने उसको लिबरलाइज करना है। आपकी जो इंपोर्ट के जो हालात थे जो 2022-23 में थे, आपको याद होगा उस वक्त हमने इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। 2000 FY 22 वर्सेज FY 23 के 22 में जितनी की आपकी इंपोर्ट थी उसका 50% आपने अलाउ कर दिया था कुछ सेक्टर्स में, जो इंजीनियरिंग के सेक्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल और इस तरह के। फिर आगे जाके आपने जो है बैंक्स को इस तरह कह दिया कि जब ये चीज आईएमएफ ने कहा कि भैया आप ये रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते, वो रिस्ट्रिक्शन खत्म की, तो आपने बैंक्स को जाके कह दिया कि जी बैंक्स अपने अपने इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को खुद मैनेज करें। और वो फिर बैंक्स ने क्या किया कि बैंक्स ने एलसीज कम खोलनी शुरू कर दी। बट आज हालात ये है कि चूंकि आपकी आपकी बड़ी मैसिव इन्फ्लेशन रही है पिछले 2 सालों में, और आपकी बड़ी मैसिव करेंसी डिप्रिशिएट हुई है, और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव रही है तकरीबन पिछले साल भी, और मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी नेगेटिव ही चल रही है। तो इस तरह के हालात में मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 2022 में जितनी गाड़ियां बिकती थी उसकी 50% गाड़ियां आपने 2023 में अलाउ की, और 2024 में जो है 2022 की 30% गाड़ियां बिक रही है, यानी कि 23 में जितनी आपने अलाउ की थी उतनी भी नहीं बिक रही है। तो और नेगेटिव में जा रही हैं चीजें। तो वो उसकी डिमांड इतनी नहीं है कि बैंक्स के पास, अगर आज आप बात करें, आज रमजान चल रहा है, मेरी भी पिछले कई दिनों में कई बैंकिंग ट्रेडर से बात हुई है और सब इस बात पे मुतफिक हैं कि उनकी जो इंटर बैंक के अंदर जो डॉलर की डिमांड है वो गिर गई है। बहुत इंपोर्ट्स कम हो गई हैं। और इसके साथ रिमिटेंसेस, चूंकि रमजान का महीना है, रिमिटेंसेस के फ्लो बहुत अच्छे हैं, और वो नेट सेलर है मार्केट में, और स्टेट बैंक इस वक्त डॉलर खरीद भी रहा है। तो इस वक्त में ये कहना कि जी आपने इंपोर्ट नहीं खेलनी और इंपोर्ट खोलेंगे तो 330 350 पे चला जाएगा, तो ये मेरे ख्याल में किसी का गलत तज्जिया है। ऐसा कुछ नहीं है, और आईएमएफ ऐसी कोई डिमांड नहीं करता। हाँ, आईएमएफ ये कहता है कि आपने कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स हैं, आपकी जो है डिविडेंड पेमेंट्स हैं, जो आपकी अभी भी पिछले साल की पेंडिंग है बहुत सारी, उसको पे करें। 2022 वाली तो हमने सारी पे कर दी थी कुछ महीने पहले, 2023 की अभी रहती हैं, वो पे करें। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं कुछ जगह पे एलसी खोलने में मुश्किल आती है, जैसे सोलर के पैनल पे आ रही है, बट उसकी वजह यह है कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है। तो बैंक्स जो है थोड़ा सख्त भी हो गए हैं अपने लॉस को लेके, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत हो रही है, बहुत सारा सेठ यहाँ से पैसा बाहर भेज रहा है पिछले 2-3 साल में। तो उन्होंने उसको 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 रोकने के लिए जरा एलसी खोलने में स्टेट बैंक ने सख्ती की है। आईएमएफ को शायद अभी भी लगता है, मैं आपसे बात ये इस बात पे आपसे एग्री करता हूँ, और मेरी आईएमएफ से जो बात हुई है, आईएमएफ को अभी भी लगता है कि हमने इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है और बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, और बैंक्स जो है वो एलसीज को रिजेक्ट कर रहे हैं। जबकि बैंक्स जो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, और मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो रहा। और मेरे ख्याल में करेंसी पे को बहुत ज्यादा प्रेशर मुझे नजर नहीं आ रहा, और मुझे लगता है इस वक्त डिफॉल्ट का जो रिस्क है, वो आपका रिस्क भी बहुत कम होता गया है, जो वर्सेस जो रिस्क पिछले साल में था। और मेरे ख्याल में करेंसी जो है उसमें को बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन नहीं होगी, 5-10% तो निकल जाए, चले अच्छी बात है। थोड़ा आप उसको अंडर वैल्यू कर देंगे, अभी 280 पे है, तो 5% यहाँ से नीचे लेके जाते हैं तो वो आपका 14 रुपये और डाल दे, 294 पे हो गया। 10 रुपए ले जाते हैं तो 308 पे हो गया। तो इससे ज्यादा इतने लेवल तक तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं, पर 330 और 350 की जो आपके लेवल है वो मेरे ख्याल में आपके ठीक लेवल नहीं है, ये बात। एक बात तो ये क्लियर होगी कि जी ये करेंसी क्या होनी चाहिए, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और इंपोर्ट के ऊपर जो है आईएमएफ का क्या मौकफ है, और मार्केट की ग्राउंड रियलिटीज क्या है।
अच्छा, दूसरी बात आपने ये की कि जी हम एक्सपोर्ट अपनी राइस की जो है वो हम अपने घर की चीजें बेच रहे हैं और राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। हम हमेशा से चावल को मुल्क से एक्सपोर्ट करते थे। हमारे मुल्क में चावल सरप्लस रहा है और चावल को हम एक्सपोर्ट करते थे, बासमती और दूसरा भी राइस एक्सपोर्ट करते थे। इस साल क्या हुआ है कि जो मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा जो चावल का एक्सपोर्टर है वो आपका नेबर इंडिया है। इंडिया ने अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, कुछ सपोर्ट प्राइस की वजह से, उन्होंने, क्योंकि वहां पे इलेक्शन भी है इस साल, उन्होंने चाय राइस की एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। तो उससे राइस एक्सपोर्ट की डिमांड पाकिस्तान में आ गई। उससे ना सिर्फ हमारी एक्सपोर्ट क्वांटिटी में बढ़ी, जो कि इंडिया मार्केट से निकल गया था, तो कीमतें भी बढ़ी और पर यूनिट प्राइस भी हमें बेहतर मिली। और दूसरा, हमारा पिछले साल फ्लड्स आए थे और फ्लड्स की वजह से बहुत एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन फ्लड्स आने की वजह से वहां पे पानी खड़ा रहा, तो उसकी वजह से अगले साल के लिए सॉइल कंडीशंस बेहतर हो गई हैं। और इस साल हमारी फसलें अच्छी हुई हैं, हमारी कॉटन भी अच्छी हुई है, हमारी राइस भी अच्छी हुई है, हमारी एक्सपेक्टेड है कि वीट भी अच्छी होगी। तो ये जब फसलें अच्छी हो रही हैं तो उससे हमारे पास ज्यादा चावल बना, वो चावल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो चावल हम इसलिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें मार्केट मिली, और वो मार्केट मिली, और वो चावल हमारे लोकल मार्केट में इतना इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, ये थोड़ा बहुत हो सकता है कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत लोकल मार्केट में चावल थोड़ा कम हो जाए, तो उससे आपकी प्राइस चावल की लोकल मार्केट में बढ़ गई है। पर चावल आपको पता है पाकिस्तान का स्टेपल फूड नहीं है। यहाँ पे स्टेपल फूड जो है वो रोटी है, गंदुम है, जिससे गंदुम से आपकी रोटी बनती है, और वो आपका है। चावल आपका नहीं है, और चावल हम हमेशा एक्सपोर्ट करते हैं। और दूसरा, एक्सपोर्ट जब आप करते हैं तो घर की चीजें नहीं बेचते। आप घर की चीजें का बेचने का मतलब ये है कि जो जमीन जिस पे आप चावल उगाते हैं, आज आप उस SIFC या किसी के थ्रू वो जमीन किसी बार वाले को बेच दें कि भाई तू जमीन पे उगा और जमीन से जो कमाता है वो तेरा हुआ। तो ये घर की चीज बेचनी हुई। वो जमीन तो आप ही के पास है, वो पाकिस्तान के ही फार्मर्स के पास है। अब उस जमीन के अंदर से जो आउटपुट आ रही है, जो आपकी प्रोडक्शन है, जो आपका GDP है, उसका कंट्रीब्यूशन आप एक्सपोर्ट में लेके जा रही हैं, वो तो बड़ी खुशाइन बात है। घर की चीजें बेचने का मतलब ये है कि आपके पास जो जमीन पड़ी है वो बेचते हैं, आपके पास एयरलाइन PIA है उसको बेचते हैं, आपके पास और तरह के एसेट्स हैं वो बेचते हैं। लेकिन बहुत सारे वो एसेट्स जो हैं, जैसे PIA की हमने बात की, वो भी लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। वो गवर्नमेंट के ऊपर वो ड्रेन है, जो कि उनकी जो जो भी उनके डेट है, इवेंचुअली वो सॉवरेन गारंटीड होते हैं, तो वो गवर्नमेंट पे एक डेट, एक लाइबिलिटी है। तो जब आप उनको बेचेंगे तो उस लाइबिलिटी से निकलेंगे। इसी तरह एनर्जी सेक्टर के अंदर कंपनियां बेचेंगे तो आप लाइबिलिटी से निकलेंगे। तो वो उस तरह से बात है कि हाँ, हम घर की चीजें वो बेचने की बात होती है जब प्राइवेटाइजेशन करते हैं। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप चीजें नहीं बेचते, उन चीजों के ऊपर से जो आप उसमें से जो प्रोडक्शन लेते हैं उस प्रोडक्शन को बेचते हैं। तो ये थोड़ा मैंने कहा आपको क्लैरिटी दे दूं। सही सर, ये तो आपने बिल्कुल सही बात की और आपने अच्छा किया ये बात क्लियर की। लेकिन सर जो है शॉर्टेज तो उस चीज़ की है। जाहिर है इंडिया ने इस चीज़ के ऊपर बैन तो लगाया है और हमें ये मौका मिला है क्योंकि हम ये करते आ रहे हैं। ये फूड आइटम हम हमेशा से करते आ रहे हैं। लेकिन वो जाहिर सी बात है, वो जब डिमांड उनकी तरफ से ज़्यादा बढ़ गई तो फिर इधर इधर की तरफ तो महंगाई हो गई ना, इधर उसकी वजह से तो इन्फ्लेशन का रुख तो आ गया। आवाम तो इस चीज को वो देख रही है। लेकिन आपने उस बात को भी तरदीद कर दी कि ये हमारा जो फूड आइटम है वो है गंदम है, जो कि हम चावल हमारा ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल उसकी नहीं, वजह से भी स्टेपल नहीं है, मेन फूड आइटम नहीं है। हाँ। हाँ, मेन थोड़ा फूड बहुत आइटम प्राइस पे नहीं है। फर्क आया है, क्योंकि प्राइस ऊपर गई है तो चावल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया कि जी हमने उस तरह कर दिया, क्योंकि हमने जो एक्सपोर्ट का जो बेनिफिट लिया है वो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेनिफिट है राइस से। सही। अच्छा सर, अब जैसे कि IMF के मुआहदों की बात हम कर रहे हैं तो अक्सर हमारा जो मीडिया के जो दो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और एक प्रिंट मीडिया है। इन दोनों मीडिया, अगर अगर इन दोनों प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो दोनों में IMF की जो भी शराइत है उनके हवाले से डिफरेंट बातें की जाती हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनती हूँ कि जो
है जो ये टैक्स लगाया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत पे टैक्स लगाया जाए। साथ ही साथ जो है क्या कहते हैं, ये जितने भी मतलब पावर का सेक्टर हो गया, इन सारी चीज़ों के ऊपर बिजली महंगी करना है, गैस महंगी करना है, इनके ऊपर टैक्स लगाना है। ये आईएमएफ की शराइत में शामिल है, ये बातें की जा रही होती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। और जहाँ तक प्रिंट मीडिया की बात है, तो वहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे एक डिफरेंट किस्म की बात हो रही होती है आईएमएफ के की शराइत को लेके, कि वहाँ पर जैसे कि जो है ट्रैक एंड ट्रेस कम करने चाहिए, और जो है टैक्स रिजीम को जो है वो बढ़ाना चाहिए, और एनएफसी रिफॉर्म्स करनी चाहिए। ये डिफरेंट बातें हो रही होती हैं। तो इस के ऊपर आप क्या कहेंगे, ये क्यों इस तरीके से दोनों प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ बातें हो रही होती हैं? देखिए जी, एक तीसरा प्लेटफॉर्म भी है जिसमें मैं और आप इस वक्त बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। और कल ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म होगा। तो इसको आप बिल्कुल जो है ना वो डिस्काउंट ना करें। अच्छा, अब आपकी बात की ये दो तरह की मीडिया के ऊपर, हम इस तरह नहीं कहते ये ए मीडिया ये बी कह रहे, जनरली मीडिया के अंदर दोनों तरह की बातें हो रही हैं कि हम्म। प्रिंट और टीवी है, दोनों में दोनों तरह की बातें हो रही हैं। बट यू आर राइट कि एक तरफ बातें हो रही हैं कि जी आईएमएफ के रिफॉर्म्स आने चाहिए, एक तरफ आईएमएफ हमारे पे बर्डन लेके आ रहा है। पहली बात, आप ये क्लैरिटी समझें कि आईएमएफ पाकिस्तान के अंदर कोई उसका मैंडेट नहीं है ग्रोथ लाने का, और आईएमएफ जो है वो एक लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट है। और उसकी चीज वो मुल्क में, जब इस मुल्क में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है, जब उस मुल्क में दुनिया के जो कमर्शियल एवेन्यूज हैं वो लैंड करने के लिए तैयार नहीं होते, जब वहाँ के इन्वेस्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होते, और उसकी जो वो एक्सटर्नल आउटफ्लोज जो है वो प्रोजेक्टेड इनफ्लो से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और वहाँ पे एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है। उस क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए आईएमएफ आता है, जो कि आपको एक क्वेश्चन देता है और आपको एक स्टेबलाइजेशन पाथ देता है कि जिसपे इंश्योर किया जा सके कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं आएगा, फुल स्टॉप। तो आईएमएफ का जो मेन एजेंडा है, जो आईएमएफ की जो मेन थीम है, वो है कि जी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को रोका जा सके, और आप अपने लोन्स के ऊपर से एक्सटर्नली डिफॉल्ट न कर सके, और चूंकि उसका फिजिकल लिंकेजेस है तो उसे फिजिकल को कनेक्ट कर। बट ये एक्सपेक्ट करना, जैसे भी प्राइम मिनिस्टर साहब 2 दिन पहले कहीं कह भी रहे थे तकरीर में कि जी हम आईएमएफ के होते होते ग्रोथ पे चले जाएंगे, ये ऑक्सीमोरॉन है। आईएमएफ की पॉलिसीज कभी भी ग्रोथ की तरफ नहीं होती। आईएमएफ का मैंडेट ग्रोथ का नहीं है, आईएमएफ का मैंडेट पाकिस्तान के अंदर फिजिकल रिफॉर्म्स का नहीं है, आईएमएफ का मैंडेट को रिटेलर ट्रेडर पे टैक्स लगाने का नहीं है, आईएमएफ का मैंडेट और किस तरह की चीजों का नहीं है। आईएमएफ का एक मैंडेट है, ये एक मुल्क है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में आया हुआ है, हम एज अ लैंड ऑफ रिसोर्ट आ रहे हैं, हम इनको फंडिंग करेंगे और इनको एक बात देंगे, इस पे चलना है। उस पे किस तरह से इन्होंने ये आना है, क्या क्या स्टेप्स करने हैं, ये इनका है, उनकी पॉलिटिकल कंसिडरेशन है। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंसिडरेशन है कि हमने एग्रीकल्चर को टैक्स नहीं करना। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंसिडरेशन है कि हमने डॉक्टर लायर को टैक्स नहीं करना। ये हमारी कंसिडरेशन है कि जी हमने रिटेल और होलसेल ट्रेड को टैक्स नहीं करना। ये हमारी कंसिडरेशन है कि हम सैलरी टैक्स को डबल ट्रिपल टैक्स करते रहे। ये हमारी कंसिडरेशन है कि हम जो है कॉर्पोरेट के ऊपर सुपर टैक्स लगा के सारा कुछ करते हैं। आईएमएफ तो आपको कहता है एंड नंबर क्या है, और वो करता है। और आईएमएफ के लोगों का पाकिस्तान पे कितना स्ट्रांग व्यू होगा। आईएमएफ की जो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव है एस्टर, इस वक्त वो तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं, या शायद 3 साल होने वाले हैं गालिबन, मैं शायद ऊपर नीचे हो रहा हूँ। वो 1 आध साल में वो चली जाएगी। इससे पहले पिछली जो तेरेसा थी, वो 3 साल पूरे करके चलेगी। तेरेसा को आई पहले 1.5 साल चीजें सीखने में लगी, फिर उसके बाद जब उसे चीजें सीखे समझ आई, उसको यहाँ की चीजों का डायनेमिक्स ही समझ आने लगी, तो उसका ट्रांसफर का टाइम हो गया। इसी तरह कल को एस्टर को भी अब जब समझ आई है चीजों को, उसका टाइम शुरू हो जाएगा। फिर आपका जो मिशन है डेनिथन, वो भी यार कोई साल एक में चला जाएगा, कोई नया मिशन हेड आ जाएगा और आ जाएंगे। लोग बदलते रहते हैं आईएमएफ की साइड से, और आईएमएफ का उस पाथ को फॉलो करते हैं। तो अगर आप कहें कि पाकिस्तान में ग्रोथ लाना आईएमएफ का काम है, तो ऐसा नहीं है। और अगर पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ के बगैर हमने रह के ग्रोथ लानी है, तो हम बिल्कुल ला सकते हैं। लेकिन क्या हम आईएमएफ के बगैर आज रह सकते हैं? क्योंकि अगर आईएमएफ के बगैर जाएंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इतना बड़ा हो जाएगा कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो आज हम आईएमएफ के बगैर भी नहीं रह सकते। तो हमें एक होम ग्रोन सोल्यूशन चाहिए, और हमें उन चीजों को इस तरह लेके चलना चाहिए कि कल आईएमएफ ना हो। और आज आईएमएफ सिर्फ इस वजह से है कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को सपोर्ट कर रहा है,
जबकि रिफॉर्म में हमने क्या चीज करनी है, वो हम अपनी चीजें कर रहे हैं, और अगर हम उनको आईएमएफ को कन्विंस कर लें। देखें, इंडिया ने 1990 में आखिरी आईएमएफ प्रोग्राम किया था, उसके बाद वो निकल गया। उसने अपना गोल्ड, उसने गिरवी लगाया, वो किया, स्किन इन द गेम थी, वो स्किन इन द गेम थी। आईएमएफ की स्किन इन द गेम नहीं, आपकी स्किन इन द गेम है। तो वो निकल गया, ठीक है जी, और वो आगे चला गया। और भी बहुत सारे मुल्क आप देखें जो तरक्की किए हैं, वो कोई आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर नहीं है। जो परपेचुअल आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर रहते हैं, दो मुल्क हैं, अर्जेंटीना और इजिप्ट, जो है उनकी पाकिस्तान से भी बुरी सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान कंटिन्यू करता रहेगा 24वें, 25वें, 26वें, 27वें प्रोग्राम में आईएमएफ में, पाकिस्तान का हाल वही होना है जो अर्जेंटीना का होना है, हो रहा है, और इजिप्ट का हो रहा है, और पाकिस्तान उसके करीब करीब है। तो पाकिस्तान को अपना होम ग्रोन सोल्यूशन चाहिए, पाकिस्तान को अपने घर को खुद सीधा करना है, उसके अपने फिजिकल हाउस को खुद ठीक करना है, उसके अपने अपनी प्रोडक्टिविटी के एवेन्यूज को खुद बढ़ाना है। आईएमएफ का कोई ताल्लुक नहीं कि पाकिस्तान की वेलफेयर से, आईएमएफ का कोई ताल्लुक नहीं पाकिस्तान में एजुकेशन हेल्थ बेहतर करने से। वो सिर्फ ये इंश्योर करेगा कि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के अंदर अपने एक्सटर्नल लोन्स पे डिफॉल्ट ना करें। और वो दुनिया की, इसी वजह से दुनिया आईएमएफ को देखती है। तो ये क्लैरिटी आपको लानी है, ये चीजें देखनी है, और फिर उसके बाद आपने अपना पर्सपेक्टिव देना है। बाकी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, जितने मुद्दी जुबानें हैं, किसी को रोक तो नहीं सकते। बिल्कुल सही। सर, अभी जो है आर्मी कुछ माह कबल जो है आर्मी चीफ ने जितनी भी हमारी बिजनेस कम्युनिटी थी उनको बुला के एक मीटिंग की थी, और उसमें उन्होंने उनको एक उम्मीद दी थी, और ये भी कहा था कि $25 बिलियन की जो है वो पेमेंट दिसंबर तक जो है वो आएगी, और उसके बाद जो है हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अब मार्च खत्म होने को आ रहा है, ये पेमेंट आई नहीं है। हमने इस हवाले से मुख्तलिफ एक्सपर्ट से भी हमने पूछा, तो उनका ये कहना था कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में उन्होंने ये नहीं देखा कि इतनी बड़ी $25 बिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट आई हो पाकिस्तान में। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई हुई थी, तो ये वाला जो स्टेटमेंट था आर्मी चीफ साहब का, तो वो उन्होंने क्यों कहा? क्या हम उनके इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लें, वो जो इलेक्शन से पहले जो कहा जाता है कि जी हम जीत गए तो बिजली मुफ्त और गैस बिजली मुफ्त हो जाएगी और तालीम मुफ्त हो जाएगी, तो उसको हम इसी तरह के वादे मुआहदे से सिमिलर मिलता जुलता समझे? बिल्कुल आप सही पहुंची हैं इस मामले में, आप स्पॉट ऑन है कि जिस तरह के ये बयान उसी तरह का है जैसे पॉलिटिकल बयान होते हैं कि जी इलेक्शन जीत गए तो 6 रुपए की बिजली कर देंगे, हमारी हुकूमत आ गई। ये 2022 में, 21 में लोग कहते थे कि हमारी हुकूमत आ गई, हम 6 रुपए की बिजली कर देंगे, 12 रुपए की बिजली कर देंगे, वो आए तो 50 रुपए की बिजली हो गई। तो इस तरह ये ना, ये इन्वेस्टमेंट की जो बातें हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और आपके जो बाकी लोग जिनसे आप बातें कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट कभी नहीं इतनी आई। आप मुल्क के पिछले 25-30 साल में देख लें, उनके अंदर कोई $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, $100 बिलियन की नहीं है। ये कहते थे 25-25 बिलियन के जो है ना, हम 4-5 जगह से ले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं आया, और मुझे लगता भी है ऐसा कुछ नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता कि यूएई की तरफ से आपके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान के अंदर। मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब में भी $1 बिलियन आपको डिपॉजिट और दे दे और को मुल्क देंगे। इस मुल्क के अंदर दूसरा की ना चाइना को इस तरह की इन्वेस्टमेंट करेगा, और ना हमें इस तरह की इन्वेस्टमेंट को, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट को हमारे आर्मी चीफ या बाकी लोग जो कहते हैं, उसको प्रमोट करना चाहिए। वो बात करते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट लाए पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो पास्ट में आई है, या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस होकर जो इन्वेस्टमेंट आई है, वो बाद में गले में पड़ गई है। इसकी एक मिसाल देता हूँ कि सीपैक का जब प्रोजेक्ट आया, तो आपने 2015 के अंदर आपने देखा कि वो जब उसके बाद पावर बहुत शॉर्टेज थी हमारी, और सो यकीनन पावर प्रोजेक्ट लगना बड़े जरूरी थे, लेकिन कितने प्रोजेक्ट लगने थे? उस वक्त हमने बहुत ज्यादा पावर प्रोजेक्ट नहीं, उस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए आज, और सारे आईपीपी मोड में आए, जिसपे 17% गारंटी रिटर्न, और उसमें बड़े हाई इंटरेस्ट रेट, उनकी डेट के ऊपर जो 80% डेट होता है, और उसमें इंश्योरेंस कॉस्ट भी बड़ी हाई। तो आपने वो कर दी। उस वक्त ये था कि चाइनीज प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो करना नहीं चाह रहे थे, चाइनीज गवर्नमेंट ने उन्हें पुश किया कि आप करें, तो उन्होंने हाई रिटर्न मांगे, और उन्होंने कहा, चाइनीज ने, गवर्नमेंट ने कहा कि हम पेमेंट नहीं होगी तो हम आपको कवर करेंगे। और आज वही हो रहा है कि वो महंगे बहुत हैं, वो हमारे गले पड़ गए हैं, हमने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट लाए, उनकी रीपेमेंट नहीं हो सकती। आप मुझे दूसरी बात बताएं कि अगर आईएमएफ पाकिस्तान का इतना खैर खा था, तो 2015-16 में जब ये प्रोजेक्ट साइन हो रहे थे, तो उस वक्त आईएमएफ पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में था। तो उस वक्त आईएमएफ क्या वो फोर्सी नहीं कर सका कि 2022, 23, 24, 25 में ये प्रॉब्लम्स होंगे? हम लोग तो ये फोर्सी कर सके थे, हमने अखबारों में लिखा भी, हम उस वक्त से इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो आईएमएफ का तो मैंडेट ही नहीं है, आईएमएफ का ताल्लुक ही नहीं है इससे।
और जो उसमें कर रहे थे वो उनकी अपनी पॉलिटिकल कंसिडरेशन थी, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चल रही थी उन चीजें, उसके नुकसानात आज हम उसमें पे कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो प्राइवेटाइजेशन होती है, कि जैसे पाकिस्तान की एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी बहुत बड़ी, पीटीसीएल, वो हमने बेची, हमने उसको प्राइवेटाइज किया, सो कॉल्ड प्राइवेटाइज किया, गवर्नमेंट ने अपने 26% शेयर बेचे उसके अंदर और साथ मैनेजमेंट ट्रांसफर की। तो वो खरीदी जो है वो एतिसलात ने खरीदी, अगेन इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी इन यूएई। जैसे आप कर लें कि युगांडा में कोई कंपनी बिक रही होती है तो पीटीसीएल उसको ले ले जाके, तो भाई पीटीसीएल जैसे मतलब ये है कि वो भी सरकारी कंपनी है। अब आप कहें कि दुबई में तो सरकारी कंपनीज बड़ी अच्छी चलाती हैं चीजें, भाई उधर का माहौल, उधर का हिसाब किताब ठीक है। कोई एहतसलात ने जब यहाँ के चलाया तो उसका आप देखें वो 20 अरब रुपए का प्रॉफिट देती थी जब प्राइवेटाइज हुई, आज 25 अरब रुपए का लॉस कर रही है। आप यूफोन को देखें जो उसकी कंपनी है, वो सबसे हल्की कंपनी है वर्सेस मोबिलिंक और बाकी जो आपकी है। तो आप इसको खुद ही देख लें कि वो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट नहीं थी, और जी टू जी जब इन्वेस्टमेंट होती है उसके साथ स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं। कल को आप उसको निगोशिएट नहीं कर सकते उससे सही तरह से, और वो कल को जब आप रीपेमेंट की बात आती है तो वो आपको तंग करते हैं हुकूमत, क्योंकि हुकूमत की आपकी दूसरी चीजों पे आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। तो मेरे ख्याल में एक तो ये इन्वेस्टमेंट 25-25 बिलियन की जो जी टू जी आ रही थी, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। और दूसरी बात ये कि इन्वेस्टमेंट आ रही भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त आईएमएफ प्रोग्राम आ जाएगा थोड़ी बहुत, ये मैंने आपको 1-2 बिलियन डॉलर और आ जाएंगे। उसके बाद आप कुछ कमर्शियल बोरिंग करेंगे, और जब आप अपने मुल्क के अंदर स्टेबलाइजेशन लाएंगे तो मुल्क के अंदर मुल्क के अपने लोग इन्वेस्ट करेंगे और फिर मुल्क के बाहर के लोग भी इन्वेस्ट करेंगे। और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन के बगैर नहीं आती, और मुझे पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन नहीं लग रही, क्योंकि जिस तरह की हुकूमत बनी है और जिस तरह की जो चीजें हो रही हैं, ये बहुत लंबे तौर पे देखती नहीं नजर आ रही मुझे। अभी देखें 6 जजों ने जो कल परसों खत लिखा, उस खत की वजह से बैरेंस के अंदर जो है एक उन्होंने पूरा आर्टिकल छापा उसमें, और वो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है वो बड़े गौर से उसको पढ़ता है। वो कैसे इन्वेस्ट करेगा जब वो ये हालात ऐसे देख रहा है, क्योंकि जो एफडीआई होती है उसका रिटर्न तो आगे जाके आता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मुझे फिलहाल उसका कोई प्रोस्पेक्ट अच्छा नहीं लग रहा, और जी टू जी वैसे भी नहीं आनी चाहिए और आएगी भी नहीं। सही। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल ये कि जो 5,000 का जो नोट है उसकी अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको अगर डीमोनेटाइज किया जाए, तो इसका जो है इकोनॉमी के ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल इस पर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और मेरे ख्याल में इसका शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर इंडिया में हम डीमोनेटाइजेशन देखें, उन्होंने 2 नोट अपने खत्म किए थे और उसकी वजह से उनका इंडिया का जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव पे आया था। लेकिन उसके बाद इंडिया का जो करेंसी सर्कुलेशन जो होती है, जो मतलब एक आपकी पूरी मनी सप्लाई होती है, उसके दो हिस्से होते हैं। एक जो करेंसी लोगों के जेबों में होती है, तिजोरियों में होती है, और एक हम्म। जो बैंक डिपॉजिट्स होते हैं। तो उनकी करेंसी और सर्कुलेशन 2 परसेंटेज पॉइंट से जो है वो गिरी थी, बट 2 साल बाद वो वापस उधर आ गई। तो ये मतलब ये नहीं हुआ कि वहां पे जो ब्लैक मनी खत्म हुई थी वो ब्लैक मनी दोबारा नहीं हुई। इंडिया में एक चीज हुई थी उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ था, क्योंकि उन्होंने छोटे नोट भी किए थे। तो उसके बाद लोगों ने डिजिटल मीन्स को बड़ा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वहां पे अब रेडी वाला भी जो है वो पान बेचता है या कोई भी चीज बेचता है, जो स्ट्रीट फूड वाला, वो भी आपको डिजिटल पेमेंट के सोल्यूशन आने शुरू हो गए। तो बिल्कुल। पाकिस्तान में अब इंटरनेट की पेनिट्रेशन भी है, पाकिस्तान के अंदर डिजिटल बैंकिंग के लाइसेंस भी दे दिए गए हैं, और पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ जो इंग्रेडिएंट्स है, रास्ट जो स्टेट बैंक ने एक प्लेटफॉर्म भी बना दिया है, जो पाइपिंग नेटवर्क भी कर दिया है, और उसकी कॉस्ट भी स्टेट बैंक उसकी उसके 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 ऊपर से उसको उस पाइप को अंदर से आपकी पेमेंट कंट्रोल को गुजारने के ऊपर वो किराया भी नहीं ले रहा है। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर पाकिस्तान में वो इंग्रेडिएंट है वो बेहतर होगा। तो डीमोनेटाइजेशन अगर हम कहीं पे करते हैं तो सिर्फ डिजिटाइजेशन बेहतर हो सकती है, पर डिजिटाइजेशन हम वैसे भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े सेठ हैं, जो ये बड़े लोग हैं जिन्होंने या रिटेलर ट्रेडर हैं, डॉक्टर्स हैं और तरह के लोग हैं, जिनके पास वो पैसा है जो 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 उन्होंने जिस पे टैक्स नहीं दिया, या एक ऐसा पैसा है जो काले धन से कमाया है, उसको बैंक अकाउंट में रखते हैं, क्योंकि सवाल जवाब होगा भाई ये पैसा आया कहाँ से। तो वो पैसा जो है वो आप वो 500 के नोट पे रखते हैं। 500 नोट के अलावा लोग उसको सोने में रखते हैं, उसके अलावा लोग उसे यूएस डॉलर में रखते हैं या दूसरी फॉरेन करेंसी, दिरहम हो गया, आपका रियाल हो गया, यूरो हो गया, इस तरह की करेंसीज में रखते हैं।
अगर आप 5,000 का नोट को डिमोनेटाइज करेंगे तो डॉलराइजेशन बढ़ेगी मुल्क में, तो और आपकी करेंसी पे प्रेशर आएगा। फिर ये होगा कि भाई अगर नादिया आपके पास जो है 50 लाख 50 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और आपका पास अनडॉक्यूमेंटेड है और मैं एक डॉक्यूमेंटेड काम कर रहा हूँ, मैं कहूँगा भाई ये 50 करोड़ कैश मुझे दो, मैं तुम्हें 48 करोड़ रुपए की ना कोई एसेट ट्रांसफर कर देता हूँ, ये कैश मेरे नाम पे आ जाएगा, इस कैश को मैं अपने बिजनेस में डाल दूंगा और मैं तुमसे मतलब डिस्काउंट में पैसे ले लूंगा। तो मेरे ख्याल में इसको बड़ा देखभाल के करना चाहिए, ये क्या इसके नुकसान है क्या फायदे हैं, इसके नुकसान भी काफी हैं और क्या इसके फायदे ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे। 5,000 का नोट जब पाकिस्तान में आया था 2005-6 में, उस वक्त $5 60 का था। ठीक है जी, आज वो डॉलर जो है वो तकरीबन 300 रुपए का है, तो 5,000 के नोट की वैल्यू जो है वो 1/5 हो गई है, यानी जो उसकी वैल्यू तो कम हो गई है, तो उसको करने का वो और एवेन्यूज पे पैसे जाना शुरू हो गए हैं, वो होगा। तो मेरे ख्याल में इकोनॉमी की स्लो डाउन के रिस्क ज्यादा है, डॉलराइजेशन के रिस्क ज्यादा है, फायदे इसके मुझे कम नजर आ रहे हैं। डिजिटाइजेशन इसके बगैर भी हो सकती है, उस पर हमें काम करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन इसके बगैर भी हो सकती है, उस पर काम करना चाहिए। 5,000 का नोट एक ट्रिकी मामला है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो किस तरह करेगा, बट मेरे ख्याल में इसके नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। सही। सही से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सेशन रहा और जो है बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें आपने की, और जो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि इकोनॉमी रिलेटेड थी, जो कि बड़ी जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो चाह रहे थे कि जो है कुछ इस तरह की बात हो कि जो क्लियरिटी हो आईएमएफ के हवाले से। तो आज जो है बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई आपसे, और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर। और जो है इंशाल्लाह नाज़रीन, इसी के साथ ही सेशन से मैं आप लोगों से इजाज़त लूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।